हमारे समाज में कई बार ऐसी क्रूर और पागलपन भरी घटनाएं होती हैं जो पूरे के पूरे समाज को झकझोर देती हैं और हमें एक ऐसे मोड़ पे लाके खड़ा कर देती हैं जिसमें हमें सामाजिक मानदंडों के साथ साथ उन सभी प्रक्रियाओं को समझना बहुत जरूरी हो जाता है जिनसे समाज हमारा चल रहा है, संचालित हो रहा है। आप सभी ने अभी इस समय ये घटना सबसे ज्यादा चर्चा में है और इस घटना के बारे में संभवतः आप में से ज्यादातर लोग जानते होंगे। राजा रघुवंशी जी की अभी हाल ही में शादी हुई थी और ये शादी इनके जीवन का अंत बन गई। अभी इनकी निर्मम हत्या हुई है। इनकी पत्नी के द्वारा ही पूरी हत्या की कथा रची गई, पूरा षड्यंत्र रचा गया। इनकी पत्नी का नाम सोनम रघुवंशी और इनके जो साथी थे, इनके द्वारा ये पूरी की पूरी हत्या को अंजाम दिया गया। तो ऐसे में मैं चाहता हूं कि आज आप जो है थोड़ा सा चीजों को समझने का प्रयास करें। समाज के लिए ये घटनाएं एक बहुत बड़ा उदाहरण प्रस्तुत करती हैं कि जिन मापदंडों के साथ हम चल रहे हैं, जो जेंडर आधारित अपराध हो रहे हैं, विवाह के बाद जिस तरीके की घटनाएं हो रही हैं और अभी बारंबारता बढ़ी है। इससे पहले आपने देखा था एक पत्नी के द्वारा अपने पति को टंकी में दफना दिया गया था और ऐसी लगातार घटनाएं, अतुल सुहास जैसा केस आया जिसमें उसने अपने आप को खत्म कर लिया। तो ऐसे में कुछ सामाजिक नैतिक प्रश्न यहां पर निकलते हैं और ये सामाजिक नैतिक प्रश्नों के यदि जवाब हमने नहीं जाने तो समाज में अपराध का जो स्वरूप है वो लगातार बढ़ता जाएगा। इस घटना के बारे में मीडिया के माध्यम से आपने बहुत कुछ जान लिया होगा। आपने जान लिया होगा कि यह घटना क्या थी, किस तरीके से पूरा का पूरा मर्डर रचा गया। अभी शिलोंग पुलिस लगातार इस घटना की तहकीकात कर रही है। मीडिया ट्रायल भी चल चुका है, विभिन्न प्रकार के बिंदु और पुलिस की भी कई सारी ब्रीफिंग आ चुकी है। मैं उन मुद्दों पे बात तो करूंगा ही, थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन आपको दूंगा ही, लेकिन उससे पहले मेरे मन में जो प्रश्न है और ये प्रश्न आपके मन में भी निकलने चाहिए एक सिविल सोसाइटी का सदस्य होने के नाते, और साथ ही यदि आप इतने बड़े एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसको किस तरीके से ऐसे केस स्टडी के तौर पे इसको समझना चाहिए। इस मुद्दे को देखिए, राजा रघुवंशी जी तो इस दुनिया में नहीं रहे और ये बहुत ही संवेदना का विषय है। इससे पहले जितनी घटनाएं हुई हैं वो सारी संवेदना का विषय है। आगे भी यदि कोई घटना ना हो, इसके लिए हमें कुछ प्रश्नों पर बात करनी होगी। पहला प्रश्न है कि विवाह में विश्वास का हनन लगातार होता जा रहा है। क्या विवाह आज एक पवित्र सामाजिक संस्था है या एक व्यवहारिक अनुबंधन बन चुका है? इस मुद्दे पे हम बात करेंगे। जेंडर न्यूट्रल दृष्टिकोण की भी आवश्यकता की बात की जा रही है कि आज हमारा समाज जो है जेंडर न्यूट्रल नहीं है। हमारे समाज में जेंडर न्यूट्रलाइजेशन, क्या आज हमारा समाज पुरुष पीड़ितों को उतना ही गंभीरता से देखता है जितना स्त्री पीड़ितों को देखा जाता है? आप देखिए, जब कभी भी कोई घटना होती है, चाहे वो दहेज प्रथा से जुड़ी हो, चाहे घरेलू हिंसा से जुड़ी हुई हो, या किसी महिला के साथ जब कोई अपराध होता है विवाह के बाद, उसको पुलिस किस नजरिए से, हमारा कानून किस नजरिए से देखता है। और जब किसी पुरुष के साथ कोई इस तरीके की घटना घटती है कि उसके जीवन का अंत कर दिया जाता है, तो उसमें समाज किस तरीके से देखता है? आक्रोश एक बात है, कानून एक बात है। क्या इसमें विभेदन है? इस प्रश्न को भी हमें समझना पड़ेगा। साथ ही नैतिक उत्तरदायित्व और प्रेम विवाह, इसमें जो भ्रम है आपका, इसको समझना होगा। आज के टाइम पे ये भी, यदि किसी व्यक्ति के विवाह के बाद किसी और से प्रेम हो जाए तो उसका सही नैतिक आचरण क्या होना चाहिए, इस मुद्दे पर भी हमें एक बार सोचना पड़ेगा, पूरे समाज को सोचना पड़ेगा। इसके साथ ही हत्या की पूर्व योजना और मानवता दोनों में से किसको सर्वोपरि रखा जाए? क्या किसी के भावात्मक असंतोष किसी की हत्या जैसे घृणित कृत्य में क्या नैतिक रूप से न्याय संगत बनाया जा सकता है कि नहीं बनाया जा सकता है? यानी इस सेशन में मैं जितने भी प्रश्न आप सभी के सामने, मैं सबका उत्तर दूंगा। क्या सोशल मीडिया के और डिजिटल फुटप्रिंट के इस युग में क्या हम नैतिकता की निगरानी कर सकते हैं? तो ऐसे में ये जो पूरा का पूरा मामला है, पूरा का पूरा केस है, कानून, नैतिकता और समाज के बीच क्या गहरा संबंध है? विवाह, प्रेम, अपराध और न्याय, इन सभी के मूल्य आधारित दृष्टिकोण को आज हम समझने की कोशिश करेंगे। नैतिकता
किस तरीके से इस पूरे मामले को देखती है, कैसे पूरा का पूरा मामला समझा जा सकता है। और साथ ही मैं कुछ नैतिक बिंदुओं पर भी बात करूंगा, नैतिक दृष्टिकोण, एक इथिकल एंगल से भी इसको समझने की कोशिश करेंगे कि नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है क्या हमारे समाज में। विवाह जैसी संस्था, प्रेम जैसा विषय, त्याग और पारदर्शिता जैसी चीजें, ये पूरी की पूरी संस्था कहां पे जा रही है? तो नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है, कर्तव्य बोध की अनुपस्थिति देखने को मिल रही है वर्तमान में, नैतिक द्वंद्व जैसी स्थिति है, मोरल डायलेमा हमें देखने को मिल रहा है। एक स्त्री विवाह के बाद किसी और से प्रेम करने लग जाए और वो इस विवाह से बाहर निकलने के लिए किस तरीके के हथकंडे को उपयोग करती है कि एक व्यक्ति को ले जाया जाता है और उसको बकायदा उसकी हत्या कर दी जाती है। तो ये कितना नैतिक है? इसके अलावा बहुत सारे विकल्प, हमारे कानूनी विकल्प हैं। यहां पे इंटेंशन बनाम एक्शन, पूर्व नियोजित हत्या हुई है तो इससे क्या उसका इंटेंशन है, और न्याय और दंड, जस्टिस और पनिशमेंट जैसे मुद्दे पर नैतिक समाज की बुनियाद कैसी है। एक अपराधी को दंड नहीं मिलता हमारे समाज में, ऐसा भी हमें देखने को मिलता है। तो क्या इससे नैतिकता और सामाजिक विश्वास दोनों का पतन होता है? कानून और नैतिकता दोनों मिलकर के इस तरीके के अपराधों पर रोक लगा सकते हैं क्या? और इससे क्या नैतिक शिक्षा की आवश्यकता हमारे समाज को है, आज के युवाओं को है? तो राजा रघुवंशी हत्याकांड केवल अपराध नहीं है, बल्कि समाज में एक नैतिक गिरावट की मिसाल है। और यह हमें सोचने पे मजबूर करता है, विवश करता है कि समाज में रिश्तों की क्या अहमियत बची है, कर्तव्यों की क्या अहमियत बची है, नैतिकता का क्या स्थान बचा है, और विवाह जैसा जो एक बहुत पवित्र रिश्ता है, उस रिश्ते को किस दहलीज में लाके खड़ा कर दिया गया। ये केस स्टडी है इस समाज के लिए, और कैसे इसका समाधान निकाला जा सकता है, इस पूरे दृष्टिकोण को समझना होगा। मीडिया में बहुत सारी बातें, हर बार जब कोई घटना घटती है सब व्यूज के लिए भागते हैं, सबको टीआरपी चाहिए, व्यूज चाहिए, मामले को एक नई दिशा प्रदान कर दी जाती है। मैं इस पे बात नहीं करूंगा, मैं बात करूंगा जो पूरा का पूरा मामला हुआ है। तो सबसे पहले एक बार समझने की कोशिश करिए, इस पूरे हत्याकांड को समझते हैं, इसकी क्रोनोलॉजी को समझते हैं। संभवतः आप में से बहुत सारे लोग इस पूरे मामले से परिचित होंगे, यदि नहीं परिचित हैं तो मैं एक बार पूरा मामला आपको समझा देता हूं, इससे आपको समझ में आ जाएगा कि एक्चुअल में पूरा का पूरा मामला क्या था, किस तरीके से एक व्यक्ति के साथ यह घटना घटी है। ठीक है, तो राजा रघुवंशी एक व्यापारी थे और एक मतलब ट्रांसपोर्ट व्यापारी हैं, इंदौर इनका जो है मूल आवास है। और इनके हत्या के मामले में अभी इनकी पत्नी सोनम और उनसे जुड़े हुए 5 आरोपी, इनको शिलांग कोर्ट में आज ही अभी पेश किया गया है। आज का घटनाक्रम है, ये घटना तो काफी पुरानी है लेकिन अभी हाईलाइट में आई है, पूरी की पूरी मुद्दा अभी समझ में आई है। ठीक है, इंदौर में सोनम का जो भाई है गोविंद, अभी आपने देखा होगा राजा के परिवार से भी मिलने गया, राजा की मां से भी मिला। सोचिए, एक मां का दर्द, एक परिवार का दर्द, जिसका बेटा चला जाए, जिसकी कोई गलती ना हो, एक षड्यंत्र का शिकार हो जाए, ऐसे में सामाजिक मूल्यों की बात उठनी बहुत जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा मामला, इसको समझने के लिए ये 5 आरोपी हैं इसमें। सोनम रघुवंशी पत्नी है इनकी, ये देखिए अभी कुछ ही दिन पहले विवाह हुआ था इनका। राज कुशवाहा को मेन व्यक्ति बताया जा रहा है, ये वो व्यक्ति है जिससे प्रेम प्रसंग का मुद्दा है, लव ट्रायंगल का मामला है। आनंद करके एक व्यक्ति है, विशाल चौहान एक पर्सन है और एक आकाश राजपूत एक पर्सन, ये टोटल 5 लोग हैं। तो राजा रघुवंशी इंदौर के एक व्यापारी हैं और उनकी हत्या भी हुई है नई नवेली पत्नी सोनम रघुवंशी के द्वारा, उनके साथियों के द्वारा। मेघालय में एक जगह चेरापूंजी, चोरापूंजी के पास एक जगह सोहरा, वहां पर हनीमून के दौरान जो है यह घटना की गई और पूर्व नियोजित साजिश थी। ऑपरेशन हनीमून के नाम से शिलांग ने पुलिस के द्वारा पूरा एक ये ऑपरेशन भी चलाया गया। तो 11 मई को इनकी शादी हुई थी, 11 मई 2025 में इनकी शादी हुई थी। राजा और सोनम की शादी इंदौर में हुई थी, अरेंज मैरिज थी। 20 मई को दोनों हनीमून के लिए मेघालय पहुंचे। 23 मई को दोनों लापता हो गए और संभवतः इसी दिन से इनके फोन ऑफ थे। इसके बाद 2 जून को राजा की मतलब उनके घर वाले पहुंचे, घर वालों ने एफआईआर वगैरह लिखवाई। राजा का सब चेरापूंजी के बेईस सडांग झरने के खाई पर मिले, वहीं पर झरने के पास ही मार करके। इसको लेकर कई सारे ऑडियो वीडियो भी अवेलेबल हैं,
जब सोनम बात करती है राजा की मां से और किस तरीके से इस पूरे घटना को अंजाम देने के बाद उसका जो एटीट्यूड है उसको 9 जून को सोनम जो है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में उसने आत्मसमर्पण के एक ढाबे से उसकी गिरफ्तारी की गई। ये जनरल चीजें मीडिया वाले आपको बता रहे होंगे। आमतौर पे इसमें पुलिस ने टोटल 5 लोगों को गिरफ्तार किया है, मैंने पांचों के नाम आपको बताए हैं। और राज कुशवाहा नामक व्यक्ति जो है सोनम का कथित प्रेमी के तौर पे उसका प्रेमी बताया जा रहा है। अभी मीडिया ट्रायल चालू हुआ है, पुलिस का जो ट्रायल है सारी चीजें समय के साथ बताया जाएगा। अच्छा, सभी आरोपियों ने इस पूरी घटनाक्रम को स्वीकारा भी है। ठीक है, सोनम की मौजूदगी में ही राजा की हत्या हुई है, इसको भी स्वीकार लिया गया है। अभी जो है कुछ आरोपियों को और भी जो है उसको लेकर कनेक्शन क्या क्या सेट हो रहा है वो चीजें देखी जाएंगी। घटनास्थल से एक खुखरी मिली है, खुखरी एक घातक हथियार है, वो बरामद हुआ है आपका। सोनम का रेनकोट मिला है, राजा की शर्ट पर उसके जो है रक्त के धब्बे मिले हैं। ठीक है, जो उसको मारा गया, सीसीटीवी फुटेज कई सारे मिले, मोबाइल लोकेशन, डिजिटल ट्रैकिंग, इन सब के जरिए सोनम की गतिविधियों का खुलासा हुआ, कई सारे सीसीटीवी फुटेज आए हैं। एक्चुअल में इस पूरी हत्या के पीछे का जो मोटिव है इसको समझिएगा, सोनम का लव ट्रायंगल था। ठीक है, उस पर आरोप है कि उसने राज से शादी करने के लिए पूरी की पूरा षड्यंत्र रचा था। उसने पहले शादी बनाई, इसके बाद उसकी हत्या की गई और इसके बाद अगेन राज से उसकी शादी होनी थी, ऐसा मीडिया में चल रहा है। अब इसको लेकर एग्जैक्ट क्या क्या चीजें होंगी उसे देखा जाएगा। ठीक है, ये कुछ बातें हैं। अब एक्चुअल में जो मुझे आपको बताना है वो मैं आपको बता रहा हूं। अब थोड़ा सा मैं एक बार बता देता हूं कि एक्चुअल में इस तरीके के मैटर में पूरा का पूरा क्या क्या हमारे कानूनी प्रक्रियाएं क्या क्या होती हैं, कानून किस तरीके से काम करता है इस तरीके के मामले में। फिर हम एक बार सोशल और मोरल दोनों को लेकर बात करेंगे और फिर मैं आपको एक केस स्टडी इस मामले पे चाहता हूं कि आप लोग भी अपने पक्ष को लिखिए, लिख करके आप एक बार मेरे साथ साझा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो देखिए जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन प्रक्रिया है भारत की, जो हमारा पूरा का पूरा प्रोसेस है, सबसे पहले तो एफआईआर दर्ज होती है, घटना की रिपोर्ट संबंधी थाना में दर्ज कराया जाता है, तो घटना को दर्ज कराया गया। इसके बाद पुलिस और फोरेंसिक टीम के द्वारा सबूत जुटाए जाते हैं, मामले की तहकीकात की जाती है। ठीक है, उसके फिजिकल क्या क्या चीजें मिली, जैसे हथियार, खून के निशान, ये सारी चीजें। डिजिटल में कॉल रिकॉर्डिंग हो गया, सीडीआर वगैरह, सीसीटीवी फुटेज, ये सब आपके एविडेंस क्रिएट किए जाते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी इसी दौरान आती है कि मृत्यु का क्या कारण था, किस समय मृत्यु हुआ, ये सब चीजें स्पष्ट आपका पोस्टमार्टम रिपोर्ट से होती हैं। संदिग्धों की पहचान की जाती है, पूछताछ किया जाता है और इसके बाद पुलिस जो है आरोप पत्र दाखिल करती है, जिसको हम चार्जशीट कहते हैं। ठीक है, और पूरा मामला न्यायिक कार्रवाई में जाता है, कोर्ट की सुनवाई में जाता है और फिर लगातार ट्रायल चलता रहता है। ट्रायल के बाद फाइनल डिसीजन आता है और फिर अपराध की सजा सुनाई जाती है, जो जो चार्जेस जो है आरोप पत्र में पुलिस के द्वारा लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रक्रिया इस पूरे मामले में चलेगी। ठीक है, हो सकता है ये मामला आप देखिए किसके पास जाता है, या तो स्थानीय पुलिस इस पूरे मामले को संभाल लेती है, वैसे शिलांग पुलिस के द्वारा एक एसआईटी बना दी गई है। ठीक है, अन्यथा विभिन्न एजेंसियां हैं, सीबीआई है, सीआईडी हैं और एसआईटी हैं। एसआईटी मतलब स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है बनाई जाती हैं। लगभग 120 से ज्यादा पुलिसकर्मी इस पूरे मामले पे लगे थे। तो ये सारी चीजें आपकी हुई हैं। ये मैं थोड़ा सा क्राइम से जुड़े। अब जो मेन बात है, जो मुद्दा आपको कभी कहीं भी, और ये एग्जाम व्यू पॉइंट से भी आपके जरूरी है कि आप इस पूरे मैटर से समझे। ऐसे बहुत सारे मामले हैं, यदि इन मामलों को नहीं समझा जाएगा तो संभवतः हमारे देश में इस तरीके की घटनाएं बहुत सामान्य सी घटना बनती चली जाएंगी, जो अभी हाल फिलहाल में देखने को मिल रहा है। सबसे पहले सोशल इथिकल क्वेश्चन क्या क्या बनते हैं। क्या विवाह आज भी एक पवित्र सामाजिक संस्था है या एक व्यवहारिक अनुबंध बन गया है? पहला क्वेश्चन ये है। देखिए आप एक चीज समझिएगा, विवाह एक पवित्र संबंध नहीं है, बल्कि पूरा का पूरा एक संस्था है। हमारे हिंदू धर्म में 7 जन्मों का रिश्ता कहा जाता है और ऐसे में विवाह जैसे पवित्र संबंध में यदि साजिश और इसके साथ साथ छल का उपयोग किया जाए तो समाज के मूलभूत मूल्यों पर गहरा आघात करता है। जब एक साथी दूसरे साथी को जानबूझकर नुकसान पहुंचाता है, यह केवल व्यक्तिगत विश्वासघात नहीं बल्कि सामाजिक संरचना के दायरे में आता है। तो ऐसे में जो विवाह है इसमें लगातार विश्वास की कमी अब आती जा रही है। संस्था में अभी बहुत सारे ऐसे केसेस आए हैं, मल्टीपल केसेस हैं, जिन केसेस में ऐसी घटनाएं घटती हैं, पुरुष के द्वारा भी किया जाता है, महिला के द्वारा भी किया जा रहा है।
दोनों ही बराबर के जिम्मेदार हैं इस पूरे मामले पे। घरेलू हिंसा, दहेज प्रथा का मामला, इस तरीके की हत्याएं, लव ट्रायंगल जैसे घटनाएं, ये सब चीजें होती है। और मैं एक चीज यहां पे जोड़ना चाहूंगा, जितने भी लड़के हैं और लड़कियां दोनों ध्यान से सुन लीजिए, जब कभी भी आप विवाह जैसे बंधन में बंधने के लिए जाएं, जाने के बाद जब आप एक दूसरे से मिले, यदि आप अरेंज मैरिज कर रहे हैं, तो आप एक बार लड़का लड़की से पूछे और लड़की लड़के से पूछे कि आपके जीवन में कोई और तो नहीं है। इस चीज को बड़े गंभीरता पूर्वक पूछना चाहिए। उसको स्पष्ट कर दो कि यदि आपके जीवन में कोई हो तो आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं आपके घर वालों से बात करूंगा, या कैसे भी बात करके इस मामले में मैं या तो पीछे हट जाऊंगा या आप पीछे हट जाओ, कभी भी। ये चीज बहुत, और ये माँ बाप को भी समझना चाहिए कि बच्चों की भावनाओं को समझे। माँ बाप की गलतियां बच्चे भुगतते हैं, फिर बाद में फिर अपराध की तरफ चल जाते हैं, अपराध में मुड़ जाते हैं। आजकल के समाज, अब 2025 का समाज चल रहा है और इस समाज में चीजें अलग दिशा में चली गई हैं। ये एआई का समय चल रहा है, डिजिटलाइजेशन का समय चल रहा है, बच्चे देख रहे हैं सामने, अब चीजें खुला, टीवी में सब कुछ चल रहा है। टीवी में आप देखिए ना, कोई भी फिल्म देख लीजिए, हर फिल्म को इस तरीके से फिल्मांकन किया जा सकता है। तो जो समाज की संरचना अभी बदल रही है, वैश्वीकरण का इरा आ रहा है, इससे सोशल वैल्यूज बदल रहे हैं। तो इसलिए प्रेम विवाह जैसी घटना वर्तमान में प्रासंगिक बन चुकी है। और इसलिए यहां पे आप शादी करने से पहले आपको चाहिए कि आप इस चीज को स्पष्ट कर लें एक दूसरे से। यदि कोई भी जीवन, किसी के जीवन में कोई दूसरा है, तो आप वहां से पीछे हट जाए, उसमें जबरदस्ती की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। पहली बात तो ये। और माँ बाप का रोल जो मैंने बताया, और खुल के बताइए आप माँ बाप से, ऐसे मामले, ऐसी घटनाएं हो ही ना यदि माँ बाप तक चीजें चली जाए। और माँ बाप को भी ये समझना होगा कि यदि बच्चों के मन में कुछ चल रहा है तो उस बात को पूरी गंभीरता से लेकर के उनकी समस्या के समाधान की तरफ आगे बढ़े। क्या समाधान हो सकता है? कई बार उम्र का तकाजा भी होता है, बच्चे समझ नहीं पाते हैं, बचपना कर बैठते हैं, उनमें निर्णय लेने की शक्ति नहीं होती, इस तरीके के मुद्दों में निर्णय किसी उम्र विशेष में नहीं ले पाते हैं। तो आपको ये चीजें हमारे समाज को समझनी पड़ेंगी। दूसरी बात, जेंडर न्यूट्रल दृष्टिकोण की आवश्यकता है वर्तमान में। क्या हमारा समाज पुरुष पीड़ितों को भी उतनी गंभीरता से देखता है जितना स्त्री पीड़ितों को? अभी यही मामला किसी महिला के साथ हो रहा होता, क्या होता? दहेज प्रथा का मामला लग जाता, घरेलू हिंसा का मामला लग जाता, कॉन्स्पिरेसी का मामला लग जाता, पूरा परिवार बंध के चला जाता, एक टॉर्चर का दुनिया चालू हो जाती। तो राजा रघुवंशी केस में पत्नी के द्वारा जो पति की हत्या की योजना दर्शाई गई है, क्या पुरुष भी घरेलू शोषण का शिकार या धोखे का शिकार तो हो ही रहा है ना? तो ऐसे में हमें महिला और पुरुष के लिए एक बराबर सामाजिक दृष्टिकोण बनाना चाहिए, हमें सभी को समान संरक्षण देना चाहिए, हमारे कानून विभेदकारी नहीं होने चाहिए। इस बात पर भी वर्तमान में समाज को सोचना है और हमारे कानूनों पर बदलाव लाना है। तो एक ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा बन के निकलता है। तीसरा, नैतिक उत्तरदायित्व और प्रेम विवाह के भ्रम। यदि किसी व्यक्ति को प्रेम विवाह के बाद भी किसी और से प्रेम हो जाए, ऐसा भी मुद्दे बहुत सारे आते हैं, तो उसका सही नैतिक आचरण क्या होना चाहिए? ये बहुत बड़ा बात है। ये चीज अभी आमतौर पे कई बार क्या होता है, दबाव में शादी हो जाती है, और ये हत्या करना सही योजना नहीं है। यदि विवाह हो भी जाता है तो विवाह छोड़कर आगे बढ़ना कितना बेहतर होगा, यह ज्यादा जरूरी है, ना कि किसी की हत्या कर देने से। हत्या करने से कुछ नहीं होगा। आप अपना विवाह को तलाक, बहुत सारे प्रोसेस हैं, अभी मैं उन प्रोसेस पे बात करूंगा। तो विवाह छोड़कर आगे बढ़ना बेहतर नहीं है क्या? बेहतर है यदि ऐसा कोई मैटर होता है, या फिर खुल के बातें बताई जाएं। और यदि किसी भावात्मक असंतोष को हत्या जैसे घृणित कृत्य में नैतिक रूप से न्यायसंगत बनाया जाता है तो ये बिल्कुल गलत है। समाज में पहली बात तो ऐसा कोई बनाएगा नहीं। दूसरा, पूर्व नियोजित हत्या किसी नैतिक रूप से अत्यंत निंदनीय है, चाहे वो कोई भी कारण हो उसका। यदि आप पहले से किसी का जीवन अंत करने का अधिकार कर रहे हैं, इससे मानवीय करुणा, विवेक, नैतिक विवेचना सब कुछ विफल हो जाता है। तो किसी की भी हत्या होना इस समाज में, इस तरीके का जो मोमेंटम है, वो इस पूरे मामले को दिखाती है कि वो मानसिक तौर पे विकृत हो चुका है, मानसिक तौर पे क्रूर हो चुका है, उसके अंदर का करुणा खत्म हो चुकी है, विवेक खत्म हो चुका है, नैतिक जो है डिसीजंस खत्म हो चुके हैं।
और अभी आप देख पा रहे हैं जिस तरीके से सोशल मीडिया और डिजिटल फुटप्रिंट जो है नैतिकता की निगरानी कर रहे हैं, डिजिटल सबूतों के मामले में यहां तक कि पुलिस भी मदद ले रही है, तो यहां पे निजता बनाम निगरानी का भी मुद्दा एक निकलता है। इस मुद्दे पे हम बाद में बात करेंगे। तो कानून, नैतिकता और समाज के बीच में एक गहरा संबंध है। विवाह, प्रेम, अपराध और न्याय, इन सभी में मूल्य आधारित दृष्टिकोण को देखना बहुत जरूरी है। यदि हम नहीं समझ पाएंगे तो समाज लगातार बिगड़ता चला जाएगा। तो यहां पे नैतिक दृष्टिकोण की यदि बात करूं, इथिकल एंगल की बात करूं, तो सबसे पहला एंगल यह है कि हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। विवाह जैसी संस्था प्रेम, त्याग, बलिदान, इनकी अपेक्षा के साथ चलती है। जब किसी का विवाह होता है, 7 जन्मों का रिश्ता, विवाह जैसी संस्था बराबर चलने वाली संस्था है, प्रेम की बात करता है, त्याग की बात करते हैं, पारदर्शिता की बात करते हैं। परंतु ये जो पूरा प्रकरण है, ये पूरा प्रकरण लालच से भरा हुआ है, छल से भरा हुआ है, धोखा से भरा हुआ है, जो विवाह जैसी संस्था में अपेक्षित नहीं है। ऐसे में ये एक स्वार्थ युक्त पूरा का पूरी घटनाक्रम थी, जिसमें किसी का निजी स्वार्थ के चक्कर में जान तक ले ली गई। तो हमारे समाज में नैतिक मूल्यों का ह्रास हो रहा है। विवाह के पश्चात पति पत्नी का काम क्या है? सुख दुख में एक दूसरे के सहभागी होना। यह पत्नी का कर्तव्य है कि पति के जीवन में कुछ भी गलत हो, उसके साथ खड़े होना, उसकी मदद करना, और यही कर्तव्य पति का भी है। लेकिन यहां पर तो कर्तव्य बोध है ही नहीं, यहां पर तो उत्तरदायित्व बोध है ही नहीं, उसकी पूर्ण अनुपस्थिति देखने को मिलती है। यहां तो पत्नी ना केवल अपने कर्तव्य को छोड़ रही है, बल्कि अपने पति के जीवन को भी समाप्त करने की साजिश रच रही है। तो कर्तव्यहीनता, संवेदनशीलता का घोर उदाहरण ये देख सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो केस हमारा है, एक स्त्री विवाह के बाद किसी और से प्रेम करने लगे और वो इस विवाह से निकलना चाहती है, तो तलाक ले लेना चाहिए ना भाई, पति से खुलकर बात करनी चाहिए ना। ये नैतिक विकल्प है। हत्या जैसा चरमपंथी राह, ये पूर्णतः अनैतिक है। ये उसको, उसके इंटेंशन को पूरी तरीके से विफलता की तरफ ले जाता है। तो ये पूर्व नियोजित हत्या थी, स्पष्ट रूप से दुर्भावनापूर्ण मंशा थी इसमें। एक ऐसा कृत्य था जो कर्तव्य और नैतिकता दोनों को बीच में लाके खड़ा कर देता है। वर्च्यू एथिकल दोनों के खिलाफ है ये। तो ऐसे में नैतिक समाज की बुनियाद न्याय पर टिकी होती है। यदि अपराधी को दंड नहीं मिलता है तो इससे नैतिकता और सामाजिक विश्वास दोनों का पतन हो जाता है। ऐसे में चाहिए कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए यहाँ पर सोनम के ऊपर और उसके साथ जुड़े जितने भी साजिशकर्ता थे, जो भी इसमें रहे। न्याय मिलना चाहिए राजू रघुवंशी जैसे लोगों को, और समाज में एक नया बदलाव आना चाहिए। तो कानून और नैतिकता दोनों मिलकर के इस तरीके के अपराधों पर रोक लगा सकते हैं। और इसके लिए अब जरूरी है, आगे की राह की बात करें तो नैतिक शिक्षा की आवश्यकता है। शिक्षा केवल एकेडमिक नहीं होनी चाहिए, केवल डिग्रियों से कुछ नहीं होने वाला हमारे समाज में। एक इथिकल एजुकेशन, मोरल एजुकेशन, ये हमारे समाज की बुनियाद होनी चाहिए। बच्चों और युवाओं में सहानुभूति, कर्तव्यबोध, संवेदनशीलता जैसे मूल्यों का विकास करना चाहिए। ये आज की वर्तमान की जरूरत है। तो राजा रघुवंशी हत्याकांड न केवल एक अपराध है, बल्कि एक समाज में गहरी नैतिक गिरावट की मिसाल है। यह हमें सोचने पर विवश करता है कि समाज में रिश्तों, कर्तव्यों और नैतिकता का क्या स्थान होना चाहिए। यह बहुत जरूरी है। तो ये पूरा का पूरा मामला, इस पे जितने भी नैतिक पक्ष हो सकते हैं मैंने यहाँ पे चर्चा की। कुछ पक्ष यदि आपके पास भी हो, आप इस मुद्दे में क्या सोचते हैं एक बार बताइएगा। बाकी मेरी गहरी संवेदनशीलता है राजा रघुवंशी के परिवार के साथ, उनकी माँ के साथ, जो उनके दिल में बीत रही होगी वो अपने आप में बहुत बड़ी प्रताड़ना होगी। और रही बात जो अपराधियों का परिवार है, राज की माँ को भी मैंने सुना वो भी बिलख रही थी। एक माँ को नहीं पता चलता कि उसका बेटा पीठ पीछे क्या कर रहा है, मां नहीं समझ पाती है। आज आप देखिए, जेंडर आधारित अपराध और विवाह और धोखा जैसी मुद्दों पर बात करें तो स्त्री द्वारा पति की हत्या करना समाज में पारंपरिक जेंडर नैतिकता को चुनौती देता है, विश्वास की संस्कृति पर आघात लगाता है। स्त्री द्वारा पति की हत्या, ये जो प्रेम संबंध बनाम बिना जो विवाह संस्था, भावात्मक धोखा है, ये कानूनी अपराध है। आधुनिक समाज में विवाह एक सामाजिक संस्था नहीं, व्यक्तिगत सुविधा बनता जा रहा है और इसीलिए जेंडर न्यूट्रल लॉ की आवश्यकता है।
पति पर भी घरेलू हिंसा और धोखे के शिकार जैसे मुद्दों पर कानून आना चाहिए। विवाह में पारदर्शिता और सहमति के सिद्धांत का हनन बढ़ रहा है, इसलिए विवाह को लेकर के कुछ पैरामीटर्स होने चाहिए ताकि पुरुष के जीवन को भी समझा जा सके, उसके जीवन की प्रताड़ना को भी समझा जा सके। हम एक आधुनिक समाज में रह रहे हैं। विवाह केवल सामाजिक संस्था या व्यक्तिगत सुविधा देख करके नहीं चलना चाहिए हमें। यहाँ विश्वासघात हुआ है, विश्वासघात का नैतिक मूल्यांकन होना चाहिए। विवाह में नैतिक उत्तरदायित्व की भूमिका को देखना चाहिए। अपराध में मानसिकता और पूर्व नियोजित सोच को देखना चाहिए। तो शिलांग पुलिस इसको लेकर लगातार काम कर रही है और शिलांग पुलिस लगातार इसको लेकर ब्रीफिंग कर रही है। पुलिस लगातार इंटरकनेक्टेड है, इंदौर से भी है, उत्तर प्रदेश से भी है। पुलिस आपस में कोऑर्डिनेशन बनाती हैं और इस मैटर पर जल्द से जल्द हम चाहते हैं त्वरित न्याय हो और एक उदाहरण और एग्जाम्पल प्रस्तुत हो। साथ ही पुरुषों के लिए भी कुछ ना कुछ जेंडर न्यूट्रल कानून आने चाहिए। इसी आशा के साथ इस सेशन में मैं चाहता हूं कि आप भी अपने पक्ष को रखें, आप भी बताएं कि आप इसके बारे में क्या सोचते हैं। ठीक है, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है मुद्दा है हमारे समाज के सामने। अब मैं चाहता हूं कि इस पूरे केस स्टडी पे आप अपना एक लेख लिखें। आप भी अपना अपना एक लेख लिखें, उसको आंसर राइटिंग के तौर पे देख सकते हैं या केस स्टडी के तौर पे, पर आपको आंसर राइटिंग या केस स्टडी इस तरीके के मुद्दों पर भी करनी चाहिए। मन बड़ा आक्रोश से भरा हुआ था लगातार जब से मैंने ये घटना सुनी है। मेरे मन में बहुत सारे प्रश्न लगातार दौड़ रहे हैं, कौंध रहे हैं, अभी भी कौंध रहे हैं इस मुद्दे पे। तो कुछ भावनाएं मैंने अपनी प्रकट की हैं, आप लोगों को समझाने का प्रयास किया है। आप लोग भी अपनी भावनाएं यहां पर बताइएगा कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर क्या सोचते हैं। एक बार आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा।